बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो। आज हम काउंटिंग और प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ मज़ीद क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है जी? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मैथमेटिक्स। हमने मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करना है और हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं मैथमेटिक्स। तो अब हमारे पास लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पास कितने हैं जी टोटल लेटर? टोटल लेटर हमारे पास हैं जी 11 लेटर्स हैं। ठीक हो गई बात। अब इसके अंदर जो एम है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ, ए जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ, टी जो है वो भी 2 टाइम रिपीट हुआ, और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे 1 टाइम ही इस पूरे वर्ड में आ रहे हैं। तो अगेन फार्मूला वही है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे? हम 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल m के लिए, 2 फैक्टोरियल a के लिए और 2 फैक्टोरियल t के लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 498 9600। ठीक हो गई बात। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द कलर्स ऑफ अ रेनबो बी अरेंज्ड। ठीक है जी, कलर हमने चूज करने हैं रेनबो के, उनको अरेंज करना है सो दैट रेड एंड ब्लू कलर्स आर ऑलवेज टुगेदर। रेड और ब्लू जो है वो हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल कलर हैं वो हैं 7। अब वो 7 कलर्स कैसे आएंगे? वो 7 कलर कुछ इस तरह से आएंगे कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो C1, C2, C3, C4, C5 और C6 एंड देन C7। 7 कलर हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने कोई सी दो जो है वो जगहों पे रेड और ब्लू को फिक्स कर देना है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को फिक्स करेंगे। इसको फिक्स किया हमने रेड और ब्लू के लिए। ठीक हो गई बात। अब इसका मतलब है 7 में से एक जो हमारे पास कलर्स हैं वो तो हमारे पास हो गए फिक्स 2 कलर। ठीक हो गई बात कि हमारे पास जो रिमेनिंग है वो ये कलर बचेंगे। जो रेड और ब्लू है उनके कितने तरीकाकार हो सकते हैं इन C1 और C2 पे आने के? अगर C1 के ऊपर रेड आ जाता है तो C2 पे लाजमी ब्लू आएगा, यानी C1 में यहाँ पे 2 कलर्स अवेलेबल है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। लेकिन जो दूसरा होगा फिर वो क्या होगा? वो एक ही होगा। तो रेड और ब्लू के इकट्ठे आने के जो वेज बन सकते हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बनेंगे। ठीक हो गई बात। अब उसने ये कंडीशन तो नहीं लगाई कि ये C1 और C2 पे ही आए, ये हो सकता है C2 C3 पे भी आ सकते हैं, C4 C5 पे भी आ सकते हैं, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेस में वो आ सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसको हमने कंसीडर करना है एक होल नंबर, यानी कि ये 2 प्लेसेस है, हम इसको एक कंसीडर करेंगे। ठीक हो गई बात। तो अब हमारे पास एक प्लेस ये हो गई और 5 प्लेसेस ये हो गई, तो टोटल हमारे पास 6 प्लेसेस हैं, 6। तो बाकी की अरेंजमेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 6 फैक्टोरियल। जैसे हमने चैप्टर के अंदर देखा कि n फैक्टोरियल का एक फार्मूला है कि किसी भी चीज को किसी को अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने इसको 6 फैक्टोरियल रखा। ठीक हो गई बात। और जो 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेस थी उनके अंदर जो हमने अरेंजमेंट किया उसका आंसर हमें यहां से मिल गया।
तो अब हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 फैक्टोरियल के दो जो कंसेक्यूटिव हैं C1 C2 या कोई भी, उस पे रेड और ब्लू आने के जो वेज बनेंगे वो 2 फैक्टोरियल के इक्वल होंगे, और जो एज अ होल होंगे वो 6 फैक्टोरियल बनेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1440, एंड विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 में है जी, इन हाउ मेनी वेज 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट द 3 बॉयज आर टुगेदर। अब हमारे पास है जी 3 बॉयज और 5 गर्ल्स, तो हमने इनको अरेंज करना है और कुछ ऐसे करना है कि बॉयज हमेशा एक साथ आए। तो हमारे पास 3 बॉयज हैं जो कि इकट्ठे आएंगे, तो बॉयज के इकट्ठे आने में कितने तरीकाकार हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं इकट्ठे आएंगे। तो अगर पहली प्लेस हमने ऑक्यूपाई करनी है तो ये 3 में से कोई एक आएगा, तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 आ गया, फिर एक उधर हो गया, 2 रह गए, तो 2 एंड देन 1। तो बॉयज के इकट्ठे आने के जो वेज बन सकते हैं, कैसे वो अरेंज किए जा सकते हैं इकट्ठे, तो वो हमारे पास आ जाएगी 3 फैक्टोरियल। अब हमने टोटल जो लाइन है वो 8 की कंसिडर करनी थी, 8 की बनानी थी, तो अब हम बॉयज का जो इकट्ठे आने वाला है उसको 1 कंसिडर करेंगे, 1 ये हो गया, और 5 ये, तो ये टोटल जो हमारे पास वेज हैं वो 6 बन जाएंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 फैक्टोरियल के साथ, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24320। हमारे पास डी ऑप्शन राइट आंसर के तौर पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर फेलियर सो दैट 4 वॉवल्स कम टुगेदर। अब हमारे पास इस वर्ड में टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल हमारे पास फेलियर के अंदर 7 लेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें जो वॉवल हैं वो हैं जी 4, ए आई यू एंड ई, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमारे पास 3 है। ठीक हो गई बात। अब जो हमारा वर्ड बनेगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसा बनेगा, कि हमारे जो वॉवल्स हैं वो हैं 4, वॉवल 1, वॉवल 2, वॉवल 3 एंड वॉवल 4। जब हम वॉवल 1 में रखेंगे तो वॉवल 1 में हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 4 में से एक आ जाएगा, फिर 3 में से एक आ जाएगा, फिर 2 में से, और फिर 1 में से, यानी ये जो चीज है ये टर्म क्या बन गई, 4 फैक्टोरियल। अब जब हम वर्ड बनाएंगे तो ये वॉवल्स शुरू या एंड पे फिक्स नहीं किए गए, इन्होंने वर्ड के अंदर किसी भी जगह पे आ जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट और ये एक वॉवल का सेट, ये 4 चीजें मिलके वो वर्ड बनाएंगी। तो 4 चीजों को हमने अरेंज करना है, तो इसके लिए हम 4 फैक्टोरियल इस्तेमाल करेंगे। अब आंसर हम कैसे बनाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 576। देयर आर 576 वेज टू अरेंज फेलियर so that the vowels come together। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मेनी वेज 7 पेपर्स कैन बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। 7 पेपर्स हैं, एक अच्छा है और एक सबसे बुरा है, हमने इन दोनों को एक साथ नहीं लाना। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हमारे पास हम वो वेज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम टोटल वेज फाइंड आउट करेंगे। टोटल वेज कितने हैं कि हम 7 पेपर्स को अरेंज कर सकें, 7 पेपर्स। ठीक है, तो 7 पेपर्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास टोटल जो वेज बनेंगे वो बनेंगे 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का अगर हम आंसर फाइंड आउट करें तो 5040। अब हम ये देखते हैं कि अगर वर्स्ट
एंड बेस्ट ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो कितने वेज बनेंगे कि ये दोनों एक साथ आ जाए? तो अब हमारे पास प्लेसेस क्या होंगी, एक वर्स्ट जो होगा और एक बेस्ट, ये एक साथ आ जाएंगे और इसके अलावा 5 अदर पेपर्स होंगे। तो इसका मतलब है कि ये कितने बनेंगे, 5 और 1 6, 6 फिक्टोरियल हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, ये तो हो गए इसके, और यहाँ पे या तो जब इन दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो क्या बनेगा, जब पहली प्लेस आ जाएगी तो इधर या वर्स्ट आएगा या बेस्ट आएगा, तो दोनों में से कोई एक आ जाएगा, और जब दूसरी प्लेस फिल होगी तो ओनली वन ऑप्शन विल बी रिमेनिंग। सो ये क्या बना, ये बना 2 फिक्टोरियल और ये बना 6 फिक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1440। अब टोटल किसी भी कंडीशन को जो है ना वो इग्नोर करके अगर हम 7 पेपर्स को अरेंज करें तो टोटल वेज बनेंगे 5040, और इनमें से 5040 में से 1440 वेज ऐसे हैं जिनमें वर्स्ट और बेस्ट जो है वो दोनों इकट्ठे आएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि दोनों इकट्ठे ना आए। ठीक हो गई बात? तो सिंपल, अगर मैं टोटल में से वो वेज निकाल दूं जिनमें वो इकट्ठे हैं तो बाकी क्या बचेगा, वो तमाम वेज बनेंगे बचेंगे जिसमें वर्स्ट और बेस्ट दोनों इकट्ठे नहीं है। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3600। यूं हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, in how many ways can the colors of a rainbow be arranged so that the red and blue colors are always separated? इसमें क्या है कि 7 कलर हैं, उसमें हमने रेड और ब्लू को इकट्ठे नहीं आने देना। ठीक हो गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि कलर 1 में रेड आ सकता है और कलर 2 में ब्लू आ सकता है, और जो रिमेनिंग कलर है कलर 5 उनमें बाकी कलर्स में से कोई आ सकता है। तो इसका मतलब है कि बाकी ये हो गए और एक हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कितने बन गए, ये बन गए 6 फिक्टोरियल, और ये जो है ये है जी 2 फिक्टोरियल। क्यों 2 फिक्टोरियल, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करने से जो हमें मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1440। ये वेज हैं जिनमें रेड एंड ब्लू इकट्ठे आएंगे। हमें क्या चाहिए कि दोनों सेपरेट हों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल वेज फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम टोटल वेज फाइंड आउट करें तो 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स को अरेंज करना है, 7 फिक्टोरियल इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 5040। अब 5040 टोटल वेज हैं, उनमें से 1440 वेज ऐसे हैं जिसमें रेड एंड ब्लू साथ साथ है। तो इन दोनों का डिफरेंस जब हम लेंगे -1440 इज इक्वल टू 3600, ये वो वेज हैं जिनमें रेड एंड ब्लू इकट्ठे नहीं आएंगे। हमारे पास ए ऑप्शन अवेलेबल है एज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज्ड। सबसे पहली तो बात ये है की गई कि हमने मंडे को अरेंज करना है। मंडे को अरेंज करना है तो कितने वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास वर्ड है जी मंडे, MONDAY। तो ये हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं जी 6। तो 6 लेटर्स को अरेंज करना है तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 6 फिक्टोरियल के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो टोटल वेज हैं वो कितने बनेंगे, 750 वेज। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन वो ये कहता है कि हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद M। कहता है कि अब हमने ये बताना है कि मंडे वर्ड के जितने भी लेटर हैं अगर हम उनको अरेंज करें डिफरेंट तरीके से तो कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो कि M से स्टार्ट होंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6 लेटर्स वाला एक वर्ड बनाना है और उसमें जो पहला लेटर है वो हो गया है फिक्स, और वो कौन सा है, वो एम है। तो ये तो हो गया पहले नंबर पे एम हो गया। बाकी हमारे पास 6 में से बचे 5, तो हम क्या करेंगे, उन 5 को बाकी जगहों पे अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल का फार्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 120। तीसरे में वो कहता है हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विद एम बाय एंड विद वाई। ठीक हो गई बात। तो अब उसमें वो क्या कहता है कि हमें स्टार्ट में एम नहीं चाहिए, लेकिन एंड पे हमें क्या चाहिए, एंड पे हमें चाहिए वाई। अब इसके अंदर दो चीजें, सबसे पहले तो बात ये है कि उसने स्टार्ट में एम नहीं चाहिए, ठीक हो गई बात, और एंड पे उसको वाई चाहिए, बीच में कोई भी चीज नहीं, ठीक हो गई बात। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एम को फिक्स किया था, इसी तरह अब हम लास्ट पे वाई को फिक्स कर लेते हैं, तो वो एक ही है वाई, ठीक हो गई बात। बाकी जो प्लेसेस हैं वो 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस में कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से फाइंड आउट किया जा सकता है, ये हो सकते हैं 120, ठीक हो गई बात। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एंड भी वाई से हो और स्टार्ट भी एम से हो, पॉसिबल है। तो अब हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं वाई को, लास्ट लेटर हमने वाई फिक्स किया और फर्स्ट लेटर हम एम फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही एम अवेलेबल है, तो एक इधर आ जाएगा एम, इधर आ जाएगा वाई। ये अरेंजमेंट्स अब हमने करने हैं। दरमियान में हमारे पास 4 बाकी रह गए, तो हम इसको 4 फैक्टोरियल से फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 24। अब ये 24 वेज ऐसे हैं और ये वर्ड्स ऐसे हैं जो स्टार्ट होंगे एम से और एंड होंगे वाई पे। हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि उसने लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिगिन विद एम बट एंड विद वाई, राइट। तो अब ये ऐसे हैं जो एम से शुरू हो रहे हैं और वाई पे खत्म हो रहे हैं, और ये ऐसे हैं जो कि वाई पे खत्म हो रहे हैं, और सिर्फ 120 में से 24 ऐसे हैं जो एम से शुरू होते हैं और वाई पे खत्म होते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लेंगे, तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 96। 96 वेज ऐसे हैं जो कि वाई पे खत्म तो हो रहे हैं लेकिन एम पे स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक हो गई बात। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो पहले वाले का 720 है कि मंडे को 720 वेज में अरेंज किया जा सकता है। एम वाले जो है वो 120 होंगे और वाई पे एंड लेकिन एम से स्टार्ट ना हो तो ऐसे 96 वेज में अरेंज किया जा सकता है। हमारा जो राइट आंसर है वो है जनाब बी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।